जो नेक्स्ट टॉपिक हमको डिस्कस करना है इसका नाम है डिवाइन किंग्स। ये टॉपिक शुरू करने के पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देता हूं ताकि आपको बात जो है ज्यादा अच्छे से समझ में आए, कंटेक्स्ट जो है ज्यादा बेहतर बने। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने शतावनास के बारे में बात करी थी, शाकास के बारे में बात करी थी। वहां पर हमने एक लाइन डिस्कस करी थी कि एक बार जब एक रूलर का अपना जो किंगडम है वो अच्छे से स्थापित हो जाता था, अपना रूल अच्छे से स्टैब्लिश हो जाता था, उसके बाद में अगर वो रूलर की जो सोशल ओरिजिन है अगर वो ऑब्सक्योर है, ये बात अगर क्लियर नहीं है कि वो समाज के किस तबके से उठकर आया है, तब फिर वो कोशिश करता था अपने आप को समाज में इस तरह से प्रोजेक्ट करने की कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े। मतलब ये कि अगर कोई रूलर लो बॉर्न है या फिर समाज के निचले तबके से आता है तो फिर वो कोशिश करता था अपने आप को हाई बॉर्न प्रोजेक्ट करने की, ताकि उसके जो रूल को उसकी जो प्रजा है ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर सके, राजा के रूप में उसकी मान्यता जो है उसकी प्रजा के बीच में ज्यादा मजबूत हो सके। और कई बार अगर रूलर आपका चार वर्णों की व्यवस्था से बाहर का आदमी है, जैसे कि सेंट्रल एशिया से आपके शाकाज आए थे या फिर कुषाण जिनके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, वो लोग चार वर्णों की व्यवस्था से बाहर के लोग थे। अब ऐसे लोग भी अपने आप को ज्यादा एक्सेप्टेबल बना सके अपने समाज में जहां पर ये वर्ण व्यवस्था को माना जाता है, लो बॉर्न या हाई बॉर्न होना बहुत मैटर करता है, तो वो भी अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करते थे कि भाई हम भी जो है बेसिकली उसी वर्ण से आते हैं, उसी आपका समाज की उस तबके से आते हैं जिसके पास में रूल करने का अधिकार है एज पर योर एक्सेप्टेंस। तो ये सारी बातें अपने को एक बात समझाती हैं इस टाइम पीरियड के बारे में कि यार इस वक्त में जो वर्ण व्यवस्था थी या जो वर्ण का जो सिस्टम था वो बहुत ज्यादा मजबूत था, वो बहुत ज्यादा रिजिड था, और एक रूलर को रूल करने के लिए, कंफर्टेबली रूल करने के लिए, अपने प्रजा के बीच में पॉपुलर होने के लिए, उनका सपोर्ट हासिल करने के लिए इस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ही अपने आप को प्रोजेक्ट करना पड़ता था कि मैं इस वर्ण व्यवस्था के उस तबके को बिलोंग करता हूं जिसके पास धर्मशास्त्रों के हिसाब से रूल करने का अधिकार है। तो ये बात जो डिवाइन किंग हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें जो भी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि राजा ये कर रहे थे वो कर रहे थे, ये सारी चीजें एक बात क्लियर, एक इंडिकेशन देती हैं कि वर्ण व्यवस्था जो थी इस वक्त में बहुत ज्यादा रिजिड थी। वर्ण व्यवस्था समाज में बहुत ज्यादा बोलबाला था। आपका सोशल ओरिजिन, आप समाज के किस तबके से आते हो, ये बहुत मैटर करता था। एंड इसके बिना कंफर्टेबली रूल करना शायद उस वक्त पूरी तरह से पॉसिबल था भी नहीं। ये बात अपने को यहां से समझ में आती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ में अब हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिवाइन किंग्स। शुरू करते हैं। One means of claiming high status was to identify with a variety of deities। तो एक तरीका जिसकी मदद से आप समाज में या फिर अपने जो प्रजा है उनके बीच में हाई स्टेटस क्लेम कर सकते थे, वो था कि आप अपने आप को देवताओं के साथ में या तो जोड़ो या किसी तरीके से कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि लोग आपको देवताओं के साथ में जोड़ने लगे, देवताओं के साथ में कंपेयर करने लगे। पहली चीज तो ये कि हाई स्टेटस क्लेम क्यों किया जा रहा है, वो मैंने आपको समझाई दिया कि वर्ण व्यवस्था इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर आप हाई बॉर्न नहीं है या फिर अगर आप समाज के उस तबके से नहीं आते जिसको सही मायनों में रूलर माना जाता था, तो फिर दिक्कतें क्रिएट होती थी। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए हाई स्टेटस क्लेम करना जरूरी था। हाई स्टेटस क्लेम करने के लिए रूलर अलग अलग तरीके लगाया करते थे। उसमें जो एक पॉपुलर तरीका था कि कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि जिससे या तो हम अपने आप को किसी डेटी के साथ में, किसी देवता के साथ में जोड़ सकें, या लोग हमें उन देवताओं के साथ में या किसी डेटी के साथ में जोड़ सकें, और उसके बाद में फिर वो हमको देवता तुल्य समझें, देवताओं का पुत्र समझें, देवताओं का दूत समझें। और इस तरीके की चीजें अगर होंगी तो हमारी जो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ेगी, हमारा जो स्टेटस है वो अपने आप बाय डिफॉल्ट हाई स्टेटस जो है वो माना जाने लगेगा। अब ये जो तरीका है, ये जो हाई स्टेटस क्लेम करने के मेथड्स हैं, उसमें जो सबसे पॉपुलर तरीका था वैरायटी ऑफ डेटीज के साथ में अपने आप को आइडेंटिफाई करने का, ये स्ट्रेटजी सबसे अच्छे तरह से इस्तेमाल अगर किसी ने करी है तो वो है कुषाण। कुषाण एक सेंट्रल एशिया में कहीं से आए थे ये लोग उठकर। इन्होंने फिर अपना एक अंपायर बनाया जो प्रोमिनेंटली सेंट्रल एशिया का बड़ा इलाका इनके अंपायर का हिस्सा था, और इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इनके अंपायर में आता था। अब इनका जो रूल है लगभग 200 साल तक चला है। फर्स्ट सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से लेकर फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा तक इनका शासन चला, और इन्होंने काफी बड़े इलाके पर सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक में रूल किया। प्रोमिनेंटली अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया इनके अंपायर का मेन पार्ट हुआ करता था। दूसरे शब्दों में इनकी जो प्रजा का सबसे बड़ा हिस्सा था वो भारत का, जो वो भारत से या इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आता था। तो उनके बीच में अपने आप को हाई स्टेटस का क्लेम करना ऑब्वियसली बात है इंपॉर्टेंस रखता था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था मजबूत थी। तो इन्होंने फिर उसके लिए ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करी जिसमें अपने आप को ये अलग अलग डेटीज के साथ में, अलग अलग देवताओं के साथ में आइडेंटिफाई करते थे। कैसे करते थे वो भी हम लोग आगे देखेंगे। चले, तो ये कुषाण अंपायर है। कुषाणों का अंपायर देख लीजिए, इतने बड़े इलाके में फैला हुआ था। आज का लगभग पूरा अफगानिस्तान, पूरा पाकिस्तान, नॉर्थ ये अपना जो पंजाब का इलाका है,
एंड उत्तर प्रदेश का ठीक ठाक इलाका, यूपी का एक बड़ा पोर्शन, बिहार में पाटलिपुत्र के आसपास तक जो है इन्होंने कब्जा कर रखा था। राजस्थान का एक बड़ा इलाका, सिंध का काफी ठीक ठाक पोर्शन इनके कब्जे में था या इनके अंपायर का पार्ट हुआ करता था। तो ये जो है कुषाण अंपायर है, देख लें। Their history has been reconstructed from inscriptions and textual traditions. The notion of kinship they wish to project are perhaps best evidenced in the coin and sculpture. तो इनका अब जो कुषाणों का इतिहास लिखा गया है, एक तो इनके बारे में जो इंस्क्रिप्शंस या शिलालेख हमको मिले उनकी मदद से इसको लिखा गया, दूसरा इनके बारे में जो अलग अलग टेक्सुअल ट्रेडिशंस मिलते हैं। पूरे जो इनका अंपायर है, यहाँ यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक में जो अंपायर फैला हुआ है, जो अलग अलग आपको रिटर्न रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें कुषाणों का जिक्र है, उसकी मदद से भी इनके इतिहास को लिखा गया है। अब एक तो इनकी मदद से इनकी हिस्ट्री को रिक्रिएट किया गया, बट अपना जो नोशन ऑफ किनशिप है, अपना जो राज करने का जो अपनी जो ये रूलर थे, एज ए रूलर ये अपने आप को जो अपनी जनता के सामने प्रोजेक्ट करते थे, उसको समझने के लिए जो सबसे बेहतरीन एविडेंस हमारे पास में है, एक तो इनके सिक्के हैं, इनके जो कॉइन्स अपने पीछे ये लोग छोड़कर गए, और दूसरा इन्होंने जो अपने टाइम पीरियड पे शिल्प कला करवाई थी, जो स्कल्पचर्स इनके मिलते हैं, उसकी मदद से हिस्टोरियंस इस बात को समझ पाते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपने हाई स्टेटस को अपने जनता के बीच में प्रोपेगेट किया था, और ये जो आइडेंटिफाइंग विद डेटीज की पूरी प्रक्रिया थी या उसके लिए जो स्ट्रेटेजी थी, इसको किस तरीके से लगाया करते थे, वो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। Colossal statues of Kushan rulers have been found installed in a shrine at Math near Mathura, उत्तर प्रदेश। सिमिलर स्टैच्यूज हैव बीन फाउंड इन श्राइन इन अफगानिस्तान एज वेल। तो एक तो कुषाण रूलर्स क्या करते थे, अपनी बड़ी बड़ी इमेजेस बनवाया करते, अपनी बड़ी बड़ी जो है मूर्तियां बनवाया करते थे, एंड एकदम इस तरह से कह सकते हैं कि जो नॉर्मल आपका ह्यूमन साइज होता है उससे बड़ी, या फिर जैसा उनका हाइट या साइज हुआ करता था उसी तरीके की बड़ी बड़ी मूर्तियां ये लोग अपनी बनवाया करते थे, और उनको लगवाया जाता था अलग अलग जगहों पे। इस तरीके की जो स्टैच्यूज हैं कुषाण रूलर्स की, ये उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास में एक मठ है, वहां पर भी इस तरीके की मूर्तियां मिली हैं। इसी तरीके की मूर्तियां अफगानिस्तान में भी जो है पाई गई हैं। तो अब ये जो मूर्तियां हैं, ये मूर्तियां जो बड़ी बड़ी आपकी इस तरीके की वैभवशाली मूर्तियां बनाई जाती थी, इससे एक मैसेज जाता था कि आपका जो रूलर है भाई वो बड़ा पावरफुल है, देवताओं जितनी उसमें ताकत है, वो देवता तुल्य है। तो वो जो है अपने आप में एक हाई बॉर्न किस्म का व्यक्ति, एक हाई बॉर्न व्यक्ति है, और उसकी जो है आपने सत्ता माननी है, उसके खिलाफ विद्रोह नहीं करना है, वो जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस देता है या उसके बिहाफ पर प्रशासन आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस देता है आपने वो मानना है। दूसरा, जिस तरीके की बड़ी बड़ी मूर्तियां ये लोग बनवाया करते थे, उसी तरीके की उस वक्त में देवताओं की मूर्तियां भी बना करती थी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां ये लोग बनवाते थे, अभी हम उनकी फोटोग्राफ्स भी देखेंगे, उसी तरीके की बड़ी बड़ी मूर्तियां देवताओं की भी बना करती थी। आप सोच के देखिए, देवताओं की मूर्तियां भी वैसी बन रही हैं उस जमाने में, एंड अपने राजा की मूर्तियां भी वैसी बन रही हैं। तो वहां से फिर लोगों के बीच में इंप्रेशन जाता था कि यार ये देवता भी जो है राजा की तरह दिख रहा है, राजा जो है वो भी देवता की तरह दिख रहा है, इसका मतलब अपना जो देवता राजा है वो देवता है, देवताओं का दूत है, देवताओं का पुत्र है। इस तरीके की फिर जो है प्रोजेक्शंस वगैरह यहाँ से किए जाते थे। और ये जो आइडेंटिफाइंग विद द डेटीज था, फिर एक सबसे सिंपल तरीका हुआ करता था कि जिससे जनता के बीच में अपना जो एक्सेप्टेंस है वो काफी बढ़ता था। लोग फिर जो है आपके ना सिर्फ खिलाफ जाने के बारे में सोचते नहीं थे, अगर इस तरीके की कोई सुगबुगाहट भी होती थी तो उसके बारे में बिफोर हैंड आपको जो है इन्फॉर्मेशन ला कर देते थे। एंड बड़ी मात्रा में इस तरीके रिवोल्ट्स वगैरह को टालने का भी एक सबसे अच्छा तरीका यही था कि अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करो, क्योंकि लोग उस वक्त गॉड फियरिंग बहुत ज्यादा हुआ करते थे। अब देव आपने मान लिया कि आपका जो राजा है वो देवता है, देवता के सामान्य है, उसमें उसकी जो लीनिएज है वो देवताओं से चली आ रही है, उसकी मूर्तियों से आपको यही चीज प्रोजेक्ट हो रही है। तो इन सब, और फिर आपको सुनने में आ रहा है कि कोई आपके देवता तुल्य राजा के खिलाफ जो है बगावत वगैरह करना चाह रहा है, तो एक तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करोगे जाके, दूसरा आपके दिमाग में विचार आएगा ही नहीं कि यार देवता समान राजा के साथ थोड़ी ना लड़ा जा सकता है, वो तो देवता है, तो इंसान है। इस तरीके से अपने आप को हाई बॉन्ड प्रोजेक्ट किया जाता था और इंश्योर किया जाता था कि अंपायर में स्टेबिलिटी भी जो है वो बनी रहे। अब देखिए ये मूर्ति कनिष्क की ये मूर्ति है, हालांकि इसका सर और जो भुजाएं हैं बाद में जो इन्वेडर्स थे उन्होंने तोड़ दिए, मगर फिर भी एविडेंसेस हैं अपने पास में जिससे पता चलता है कि कनिष्क की मूर्ति है। अब इस तरीके की एक बहुत शानदार मैग्निफिसेंट मूर्ति जो है ये कनिष्क की है। यहां से एक और देखिए,
ये एक और मूर्ति है। इसी तरीके की मूर्ति अब इस टाइम पीरियड पे देवताओं की भी बनाई जाती थी। भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो भी लगभग इसी तरीके से बनाई जाती थी, और दूसरे जो देवता हैं उनकी मूर्तियां भी इसी तरह से बनाई जाती थी। आपके राजा की मूर्ति भी वैसी बनाई जा रही है जिस तरह से आपके देवताओं की मूर्ति बनाई जा रही है। दूसरे शब्दों में आपके देवताओं की मूर्तियां जैसी बन रही हैं, आपकी राजा की मूर्ति भी वैसी बन रही है। तो यहाँ से अपने आप जो सिमिलैरिटी या आपस में कंपैरिजन है वो आ जाया करता था। ये देखिए, ये स्कल्पचर्स हैं उस वक्त के। दूसरे, ये देखिए एक और। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो अब हिस्टोरियंस ने इस तरीके के जो कल्चर्स वगैरह देखे, उससे दो बातें निकल कर आती हैं। या तो कुषाण खुद को ईश्वरों के समान समझते थे, गॉड लाइक समझते थे, या कम से कम अपनी जनता के बीच में इंप्रेशन देते थे कि तुम हमें गॉड लाइक समझो, हमें देवता तुल्य मानो, और इसके लिए ये इस तरीके के स्कल्पचर्स वगैरह का निर्माण करवाया जाता था। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर आता है कि कुषाणों में से कई सारे कुषाण रूलर्स ने एक टाइटल अपनाया था जिसका नाम था देवपुत्र। देवपुत्र का मतलब होता है सन ऑफ गॉड्स। अब सोच के देखें, आपका रूलर खुद जो है उसके नाम के आगे देवपुत्र लगा रखा है। अब बार बार उसको जनता के बीच में अगर कोई इससे रिलेटेड उसके रिलेटेड अगर कुछ घोषणाएं की जानी है और वहां पे उसके टाइटल के साथ में देवपुत्र लगा हुआ है, लोग पढ़े लिखे इतने थे नहीं, तो फिर वही सवाल उठेगा कि देवपुत्र क्यों बोल रहा है अपने आप को, इसके पिता का नाम देव है या फिर ये देवताओं का पुत्र है इसलिए। इस तरीके की बातें उठेंगी, कई सारे फिर जो है किंवदंतियां बनती थी, भ्रांतियां बनती थी, और इस तरीके से लोगों के बीच में अफवाहें उड़ाई जाती थी कि भाई वो देवताओं का पुत्र है, दिस एंड दैट। ये भी एक तरीका हुआ करता था जिससे देवताओं के साथ में कंपैरिजन या सीधे सीधे रिश्ते बना दिए जाते थे, एंड जनता के बीच में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ती थी। एंड कई हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि हो सकता है ये जो स्ट्रेटजी है शायद कुषाणों ने चाइनीज जो रूलर्स थे उनसे इंस्पायर होकर शुरू करी थी, क्योंकि चाइनीज रूलर भी इसी टाइम पीरियड में कालखंड में अपने आप को सन्स ऑफ हेवन बोलते थे, यानी कि स्वर्ग के बेटे बोला करते थे। अब स्वर्ग के बेटे का मतलब क्या, स्वर्ग में ईश्वर रहता है यानी कि ईश्वर के बेटे। तो फिर वही बात आ जाती थी कि ईश्वर का बेटा है जो आपके ऊपर रूल कर रहा है। वहीं से आपने उठा लिया देवपुत्र, कि देवताओं का पुत्र है या देवताओं का बेटा है जो आपके ऊपर रूल कर रहा है, और इस तरीके से आप अपनी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़ाते थे। और यहां से लोगों के मन में एक बात जाती थी या फिर किंवदंतियां बनती थी कि भाई आपका जो राजा है वो डिवाइन है, और यहीं से ये जो डिवाइन किंग्स का टॉपिक है अपना, इसका जो नाम पड़ा है वो चरितार्थ हो रहा है कि डिवाइन किंग्स इस तरीके से जो है आपके क्रिएट किए जाते थे। इनका जो कल्ट है, इनका जो लेजेंड है डिवाइन किंग्स का, वो इस तरीके से बनाकर प्रोजेक्ट किया जाता था। By the 4th century, there is evidence of larger states, including the Gupta Empire. Many of these depended on Samantas, men who maintained themselves through local resources, including control over land. They offered homage and provided military supports to rulers. तो कुषाणों के बाद फिर जब कुषाणों का शासन खत्म हुआ, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कुषाणों के अंपायर के मैप में कि काफी बड़ा इलाका इनके कब्जे में था। कुषाणों का अंपायर खत्म होने के बाद में फिर भारत का नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है वो छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड हो गया। उसके बाद लगभग 200-300 सालों तक इसी तरीके की व्यवस्था बनी रही। चौथी शताब्दी कॉमन एरा आते आते हमको फिर एक बार देखने को मिलता है कि एक मजबूत और एक बड़ा अंपायर जो है इंडिया में, खासतौर पे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इमर्ज होता है, और इस अंपायर का नाम था गुप्ता अंपायर। एक बड़ा लार्जर स्टेट के रूप में निकल कर आता है। मगर इस टाइम पीरियड तक जो राज करने का तरीका था या जो राज व्यवस्था थी वो काफी ज्यादा बदल गई थी। इसमें एक इंटरेस्टिंग चेंज आपको देखने को मिलता है। गुप्ता अंपायर के टाइम पीरियड पे राजा जो था वो सामंतों के ऊपर डिपेंड करता था अपने शासन को ठीक तरह से चलाने के लिए। अब सामंत वो हुआ करते थे जिनका अपने अपने इलाकों के ऊपर बड़ा प्रभाव था। ये अपने इलाकों के जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर अपना कंट्रोल रखते थे, और उसके साथ ही साथ इनके पास में अपने खुद की आर्मी भी हुआ करती थी, अपने खुद के लड़ाके भी हुआ करते थे सारी, और इन सब की जरूरत राजा को जो है अपना अंपायर चलाने में होती थी। अब ये लोग करते ये थे कि राजा को अपने से ऊपर मान लेते थे, मगर बदले में राजा को ये मानना पड़ता था कि भाई जिस एरिया के तुम सामंत हो वहां पे तुम्हारा कंट्रोल है और तुम अपने हिसाब से वहां पर रूल कर सकते हो। बस अगर कभी मुझे युद्ध में जाना पड़े तो तुम्हें मेरे को मिलिटरीली सपोर्ट करना पड़ेगा, और जो भी ट्रिब्यूट या टैक्सेस वगैरह हैं टाइम टू टाइम पे करते रहो, बाकी अपने हिसाब से रूल करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेसिकली इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये लेट से इतना बड़ा अंपायर है, अब इस अंपायर को कई सारे क्षेत्रों में डिवाइड किया गया।
हर एक क्षेत्र का अपना एक सामंत है, और हर एक क्षेत्र का जो सामंत है वो इस जगह के रिसोर्सेस के ऊपर, लैंड के ऊपर, लोगों के ऊपर अपने हिसाब से जो है रूल करता था। कुछ बातें राजा की ऑब्वियस है माननी पड़ती थी, बट मोर और लेस वो अपने हिसाब से यहाँ पर अपना काम चला रहा था। जब उसके एक तो उसको राजा को जो भी अपना एक निश्चित मात्रा में टैक्स वगैरह पे करना है तो वो देना है, दूसरा अगर कभी आपको ट्रिब्यूट वगैरह पे करना पड़ रहा है, और अगर कभी मिलिटरीली जरूरत पड़ती थी तो राजा की फिर आपने हेल्प करना पड़ती थी। अब यहाँ पे अपने को अभी तक ये हो रहा था मौर्यों के टाइम पीरियड पे कि पूरा अंपायर आपने बनाया, अलग अलग उसकी फिर आपने प्रांत बनाए, उन प्रांतों में फिर आपने गवर्नर के तौर पर रूल करने के लिए अपने बेटों को भेजा या फिर अपने रिलेटिव्स वगैरह को भेजा। अब ऐसी कहानी नहीं है। इस वक्त में जो सामंत है जरूरी नहीं है कि वो आपका रूल, आपका रिलेटिव हो, भाई भतीजा हो सकता है उसका आपसे कोई ब्लड रिलेशनशिप ना हो, बस उसने आपको अपना राजा मान लिया है, बदले में आपने उसको उसके इलाके पे रूल करने की आजादी दे दी है, और वो आपके किंगडम का पार्ट हो गया है। तो इस तरीके से जो है व्यवस्था बनी हुई थी। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यह निकल कर आता है कि ये जो सामंत थे, कई बार अगर राजा कमजोर होता था तो उसको आपदस्त करके उसको हटाकर उसकी जगह पे खुद राजा बन जाते थे, एंड राजा को कई बार सबऑर्डिनेट कर देते थे। अंपायर कितना मजबूत है या कितना कमजोर है ये इस बात पर डिपेंड करता था कि राजा के नीचे जो सबऑर्डिनेट सामंत है वो उसके प्रति कितना लॉयल है या कितना लॉयल नहीं है। ये व्यवस्था इसके पहले भारत में अभी तक गुप्ताओं के पहले आपको देखने को नहीं मिल रही थी। ये चीज गुप्ता अंपायर के टाइम पीरियड तक प्रोमिनेंट हो गई थी। देखें, powerful samantas could become kings. Conversely, weak rulers might find themselves being reduced to positions of subordination. जो बात मैंने आपको बताई कि सपोज कर लें ये इलाका है, अब इसमें कई सारे आपके जो है सामंत बने हुए हैं। इस इलाके का सामंत जो है लेट से धीरे 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 उसने अपने इलाके को रूल करके इसको काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस बना लिया। अब उसके पास में राजा को टैक्स पे करने के बाद में भी अच्छे खासे रिसोर्सेज, उसने एक ठीक ठाक अपनी स्टैंडिंग आर्मी भी मेंटेन कर रखी है। अब वक्त के साथ में पता चला उसको उसके साथ पड़ोस के जो दो सामंत हैं उनका भी सपोर्ट मिल गया, एंड विद इन द मीन टाइम राजा आपका कमजोर हो रहा है। तो पता चला एक दिन उठा के उसने तीनों लोग आपके जो तीनों सामंत हैं इन्होंने उठा के राजा जहां पे उसकी राजधानी है उस पर हमला कर दिया और उसको हटा के अपनी जगह पर राजा बन गए। या फिर आपका जो कमजोर राजा है उसको आपने सबऑर्डिनेशन की स्थिति में ला दिया है, वो अभी भी राजा बट वो सिर्फ नाम का राजा है और रूल आप कर रहे हो, इस तरीके की स्थिति भी बनकर क्रिएट हो गई। तो ये सारी चीजें जो है देखने को मिल रही थी। दूसरे शब्दों में चौथी शताब्दी कॉमन एरा आते आते भारत में रूल करने की जो व्यवस्था थी, जो किंगशिप का नोशन था, वो काफी हद तक बदल गया था, काफी हद तक चेंज हो गया था। 300 साढ़े 300 साल पहले राजा अपने आप को देवपुत्र बताकर सोशल वैलिडेशन वगैरह तलाशने की कोशिश कर रहा था। 300 साढ़े 300 400 साल बाद 4 पीढ़ियों में आपको यह देखने को मिलता है कि राजा सामंतों के ऊपर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा सामंत उसके फेवर में है, जितना लॉयल है, उतना मजबूत शासन है, और जहां पे वो थोड़ा बहुत डगमगाया या फिर सामंत उसके अगेंस्ट में गए तो शासन आपका कमजोर होने लगता था। ये सारी चीजें यहाँ पर आते आते अपने को देखने को मिलती हैं। चले ये देख लें गुप्ता अंपायर का मैप। और इस तरीके से सामंतों की व्यवस्था के चलते, हालांकि ये जरूर था कि काफी बड़ा अंपायर जो है चंद्रगुप्त मौर्य या फिर सम्राट अशोक के बाद में दूसरी बार इतना बड़ा अंपायर जो है आपको इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, इतने बड़े इलाके पे अगर आप अपना शासन कर पा रहे हो तो इतना बड़ा अंपायर काफी वक्त के बाद में आपको देखने के लिए मिला था। चले अब बात करते हैं हिस्ट्रीज ऑफ द गुप्ता रूलर कि इनको कैसे बनाया गया, इनके बारे में अपने को कैसे पता चला, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि गुप्ता रूलर्स की जो हिस्ट्रीज इनको कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया। देखते हैं सर। तो जैसा कि हमने देखा मौर्यन अंपायर के बाद में फाइनली अब 4th सेंचुरी कॉमन एरा में दूसरी बार भारत में एक ऐसा पावरफुल अंपायर एमर्ज होता है जिसने एक बड़े इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एक बड़े भूभाग के ऊपर, एक बड़े क्षेत्र के ऊपर पॉलिटिकल यूनिटी फिर से स्थापित करी। उस पूरे क्षेत्र को एक सिंगल रूलर के अंडर या एक सिंगल अंपायर के अंडर में लेकर आने में कामयाब हुए। नाम क्या है इनका? गुप्ता अंपायर। तो नो डाउट अबाउट दैट कि गुप्तास का जो अंपायर है वो काफी पावरफुल अंपायर था और इंडियन हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो इसका जो इतिहास है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि इसके पहले के रूलर्स की अपेक्षा इसका जो इतिहास है उसको रिक्रिएट करने के लिए, उसकी हिस्टोरिकल राइटिंग्स के लिए हमारे पास में काफी सारे सोर्सेस हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि रिच सोर्सेस के रूप में अपने पास में लिटरेचर निकल कर आता है। इसके पहले के जितने भी अंपायर्स या जितने भी रूलर्स गए उनके बारे में जो भी हिस्ट्री लिखी गई है उसमें हमारे पास में लिटरेचर एक सोर्स के तौर पर अवेलेबल या तो बहुत कम मात्रा में है या फिर बिल्कुल ना के बराबर लिटरेचर आपको सर्टेनली डेडिकेटेड टू कुछ रूलर्स देखने को मिलता है। उनके टाइम पीरियड में कोई किताब लिखी गई हो, कोई ग्रंथ लिखा गया, उसमें उनका जिक्र मिल जाए, वो एक अलग बात है। बट डेडिकेटेडली इनके बारे में कुछ लिखा जाए, इस तरीके के रूलर्स अभी तक बहुत कम हुए थे। गुप्तास के टाइम पीरियड पे ये चीज चेंज हुई और
इस टाइम पीरियड पे जो लिटरेचर हमको मिलता है डेडिकेटेडली अलग अलग राजाओं को ध्यान में रखकर या उनके पैट्रोनेज में जो है काफी सारा लिटरेचर लिखा गया, और इसकी मदद से गुप्ताज के एम्पायर की हिस्टोरिकल राइटिंग में काफी मदद मिलती है। इसके अलावा इनके टाइम पीरियड पे जो कॉइन्स इशू किए गए थे वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स के तौर पर निकल कर आते हैं। तीसरा, ऑब्वियसली जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो शिलालेख हैं जो देखने को मिले हैं इस टाइम पीरियड के, वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि इंस्क्रिप्शंस में एक नई कैटेगरी ऐड होती है जिसको बोला जाता है प्रशस्तीस। प्रशस्ति का मतलब होता है कि राजा को प्रेस करते हुए, उसके राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखते हुए, उसके जो कोर्ट पोएट्स थे या फिर कोई राइटर था उसने अच्छी अच्छी बातें लिखकर इस तरीके से कहीं पर उसको रखवाया था। तो इस तरीके के जो इंस्क्रिप्शंस थे इनको प्रशस्ति बोला जाता था। अभी तक जिस तरीके के इंस्क्रिप्शंस मिल रहे थे उसमें यह पता चलता था कि फलाने राजा ने इस जगह पर यह काम करवाया है, ढिकाने राजा ने इस जगह पर यह काम कराया, इस तरीके से। मगर अब राजा की तारीफें करते हुए पोएम्स जो हैं अभी तक पत्थर पे खुदवा के नहीं लिखवाई जा रही थी, बट अब वो चीज यहां पर होती है और इनको जो है इंस्क्रिप्शंस में अलग से कैटेगरी दी गई है, इनको बोला जाता है प्रशस्ति। राजाओं के प्रेज में उनके आपके पोएट्स हो गए, उनको अगर किसी ने पैट्रोनेज दे रखा है तो उन्होंने इस तरीके की प्रशस्ति खूब लिखवा लिखवा कर जो है गुप्ता राजाओं के बारे में टंगवाई है, और ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जिससे इनके इतिहास को लिखा जाता है। तो पॉइंट इज कि इनके बारे में, इनकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए अपने पास में रिच सोर्सेज हैं, और कहीं ना कहीं यहां से भारत की जो हिस्टोरिकल राइटिंग है वो ज्यादा विस्तृत हो गई है, ज्यादा डिटेल में है गुप्ताज एंड इसके बाद से, एंड ज्यादा अपने पास में रिसोर्सेज हैं जिसकी मदद से हिस्ट्री को ज्यादा बेहतर तरह से इस पर्टिकुलर पॉइंट गुप्ता अंपायर और इसके बाद में लिखा जा सकता है। While historians often attempt to draw factual information from such compositions, those who composed and read them often treasured them as works of poetry rather than as accounts that were literally true. अब प्रशस्ति के साथ में एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि क्योंकि इसमें राजा की सिर्फ बड़ाई बड़ाई की गई है, पोएट्री वगैरह की गई है और राजा को खुश करने के लिए बेसिकली इन सारी चीजों को लिखा गया, मगर क्योंकि ये अपने को मिली है तो इनको एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के तौर पर, एक हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पर आपने ट्रीट करना है। बट इसमें लिखी हुई हर बात को आप आंख बंद कर सच नहीं मान सकते, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो प्रशस्ति मिली है इसमें बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है जो फैक्चुअल नहीं है, या फिर यूं कह सकते हैं कि उसमें आप काव्यात्मक तरीके से बातें की गई हैं, अतिशोक्ति अलंकार का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, राजा की बिना मतलब की बड़ाइयां की गई हैं। अब आंख बंद कर उनको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के तौर पर जो है ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको राजा को खुश करने के लिए लिखा गया था, और जरूरी नहीं है कि इसमें कही गई हर बात जो है वो लिटरली सच हो, क्योंकि काफी सारी तो उसमें पोएट्री है, और पोएट्री में फिर बहुत सी चीजें की जाती हैं, बहुत से अलंकारों का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत से आप कह सकते हैं अलग अलग तरीके के टाइटल्स दिए जाते हैं। तो जरूरी तो नहीं है कि राजा के बारे में जो भी अच्छी अच्छी बातें उसमें कही गई हो उस कोर्ट पोएट के द्वारा जिसको राजा ने खुद नौकरी पर रखा था उसको आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के तौर पर लेकर चलो। तो ये एक चैलेंज की बात है कि इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, इसमें से क्या वो इंफॉर्मेशन है जिसको फैक्ट के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है, और क्या वो चीजें हैं जिसको फिक्शन या फिर पोएट्री समझकर डिस्कार्ड करना पड़ेगा, या जिसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हिस्टोरिकल राइटिंग के लिए। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, और यहाँ पर आपकी एक इतिहासकार की जो पारखी नजर है वो बहुत काम आती है। वो पारखी नजर जो है अगर आपकी अच्छी नहीं हुई तो हो सकता है कि आपको यहाँ से कुछ गलत फैक्ट्स मिल जाएं, आप मिस इंटरप्रिटेशन कर लें, गलत हिस्ट्री लिख दें। तो ये एक चैलेंज जो है गुप्ताज की टाइम पीरियड में जो हिस्ट्री आपको देखने को मिलती है उसमें क्रिएट होता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, प्रयाग प्रशस्ति, जिसको कई बार इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है, ये इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। अब ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये बेसिकली एक पिलर है जिसके ऊपर संस्कृत में एक पोयम लिखी गई है, और ये पोयम कंपोज की गई है हरिसेना के द्वारा। हरिसेन गुप्ता रूलर्स में एक रूलर हुए थे, समुद्रगुप्त, जिनको कई बार भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। इनके सम्मान में हरिसेना ने प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे एक लंबी चौड़ी कविता लिखी हुई है। अब इस प्रशस्ति पे ये जो सारी बातें लिखी गई हैं उनको पढ़कर आप आंख बंद करके उन पर भरोसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो आपको भी समझ में आएगा थोड़ा बहुत जब हम लोग टेक्स्ट डिस्कस करेंगे उसका। बट ये एक एग्जांपल है कि समुद्रगुप्त नो डाउट एक पावरफुल रूलर थे जिन्होंने 4th सेंचुरी कॉमन एरा में रूल किया था। नो डाउट इन्होंने काफी बड़े इलाके पे कब्जा किया था। नो डाउट इनके टाइम पीरियड पे भारत का जो है एक तरीके से गोल्डन एज चल रहा था, सारी चीजें थी। बट फिर भी हरिसेना ने जिस तरीके से प्रयाग प्रशस्ति में इनकी भर भर के बड़ाइयां करी हैं उससे मेरे हिसाब से
समुद्रगुप्त तो खुद शायद पूरी तरह से एग्री ना करेंगे या फिर शर्मा जाएंगे। तो कई बार इस तरीके के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उस पर ली गई इंफॉर्मेशन, उस पर दी गई इंफॉर्मेशन चैलेंजिंग हो जाती है कि इसमें से कितना जो है आप फैक्ट के तौर पे कंसीडर करो और कितना जो है उसको डिस्कार्ड करो, और फैक्ट के तौर पर जो कंसीडर कर रहे हो अल्टीमेटली फिर उसको फिर बैक करने के लिए आपके पास में और फर्दर सपोर्टिंग एविडेंस क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें फिर मैटर करती हैं। देखते हैं, ये प्रयाग प्रशस्ति की फोटोग्राफ है, ऐसा लंबा चौड़ा एक बड़ा सा पिलर है और इसके ऊपर संस्कृत में जो है फिर हरिसेना ने जो बातें लिखी हैं वो सब यहां पर मेंशन्ड है। अब देखें इस पर लिखा क्या है। दिस इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द प्रयाग प्रशस्ति। ही वॉज विदाउट एन एंटागोनिस्ट ऑन अर्थ, यानी कि जो समुद्रगुप्त थे वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पूरी धरती पे कोई शत्रु नहीं है। He by the overflowing of the multitude of many good qualities adorned by hundred of good actions, इनमें हजारों के हिसाब से या कई सौ अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं और इन सारी अच्छी क्वालिटीज के साथ साथ ही वो अच्छे अच्छे कर्म भी करते हैं। Good actions has wiped off the fame of other kings with the soles of his feet, एंड क्योंकि ये इतने अच्छे आदमी हैं, ये इनके पास में इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, इनके इतने अच्छे अच्छे एक्शंस हैं कि इनसे इन सब इसके चलते इनका इतना नाम हो रहा है कि दूसरे राजाओं का जो नाम है वो इन्होंने अपने पैरों के जो जूते हैं उसकी फीट से जो है उसको एक तरफ धक्का मार के कर दिया और चारों जगह सिर्फ जो है इन्हीं का नाम हो रहा है। तो अब इतनी बड़ाई इन्होंने 4 लाइनों में कर दी, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये बेसिकली काव्यात्मक तरीके से बातें की जा रही हैं, इसमें अपने को बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है। अब कोई आदमी ऐसा एक रूलर है जिसने इतने बड़े इलाके पे कब्जा किया कि उसे भारत का नेपोलियन तक कह दिया गया है, और आप कह रहे हो उसका कोई एंटागोनिस्ट ही नहीं है, पूरी दुनिया में उसका कोई दुश्मन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये फर्क उनसे पूछो जिनके राजाओं जिनके किंगडम्स पे इन्होंने कब्जा किया था, वो शायद इस बात से एग्री ना करें। तो पॉइंट ये है कि ये लिटरेचर है। आगे देखना है, ही इज पुरुषा द सुप्रीम बीइंग, being the cause of prosperity of the good and the destruction of the bad। अब ये जो है वो पुरुष हैं, पुरुष का मतलब यहाँ पे परब्रह्म है या सुप्रीम, जो सुप्रीम आपके जो परमात्मा है उसकी बात हो रही है, यानी कि परमात्मा मान लिया राजा को। अब यहाँ पे आगे देखिए, और इनके चलते जो है सारी अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं और इनके चलते बुरा जो है उसका नाश हो जा रहा है। He is one whose tender heart can be captured only by the devotion and humility। इनका जो दिल है वो बड़ा आपका मर्म प्रिय है और इनको डिवोशन और ह्यूमिलिटी के साथ में, यानी कि इनकी अगर आप खूब चरण वंदना करोगे तभी जो है आप उनके दिल में स्थान पा सकते हो, बाकी कोई तरीका नहीं है। पॉइंट यह है, जो ये थोड़ी बहुत जो लाइनें मैंने पढ़ी हैं इससे एक बात समझ में आ रहा है कि हरिसेना जो है वो या तो बहुत बढ़िया चाटुकार है, इसको ऐसे कह ले, या फिर उसको जो नौकरी दी गई है अपने राजा के द्वारा कोर्ट पोएट के तौर पर वो उसमें बहुत अच्छा है, या प्यार में पागल है समुद्रगुप्त के बहुत बुरी तरीके से, जो इतनी खतरनाक खतरनाक बातें लिख रहा है। अब ये हरिसेना के द्वारा की गई पोएट्री है प्रयाग प्रशस्ति में, इसको आप एकदम लिटरल सेंस में नहीं ले सकते कि समुद्रगुप्त के बारे में जिसने जो बातें कही हैं इसको आंख बंद करके यकीन नहीं किया जा सकता। और यहीं पर आकर जो है ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि किस चीज को हम हकीकत माने, किस चीज को फसाना माने, और ये कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट जो है अपने लिए क्रिएट कर देता है। इसलिए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि गुप्तास के टाइम पीरियड का काफी सारा रिच लिटरेचर आपके पास में मौजूद है, इंस्क्रिप्शंस के सोर्सेज हैं और अलग अलग आपके पास में एलिमेंट्स हैं जिसकी मदद से इनके इतिहास को लिखा जा सकता है, बट फिर भी बहुत केयरफुली आपको इन सोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ता है हिस्टोरिकल रीराइटिंग के लिए, ताकि कोई गलत इंटरप्रिटेशन, कोई गलत फैक्ट जो है वो कंसिडरेशन में ना लिया जाए और फिर आप ऐसी चीजें इतिहास ना मानने लगे जो शायद कभी हुई ना हो या फिर उस तरह से ना घटी हो जिस तरीके से बताई गई है या फिर आपने इंटरप्रेट करी है। तो ये एक चैलेंज जो है हिस्टोरिकल राइटिंग में यहाँ से आता है। बट नो डाउट कि 4th सेंचुरी गुप्ता अंपायर और उसके बाद से हमको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है कि हिस्टोरिकल राइटिंग रिच हो जाती है, ज्यादा डिटेल्ड हो जाती है। वजह यह थी कि इस टाइम पीरियड तक लिटरेचर काफी ज्यादा लिखा जा रहा था, रिटन रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे थे, राइटिंग पहले की अपेक्षा ज्यादा पॉपुलर हो गई थी और लोग जो है अब रिटन रिकॉर्ड्स को मैन्युस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में ज्यादा बेहतर तरह से मैनेज कर रहे थे। इन सारी चीजों के चलते इस टाइम पीरियड पर और उसके बाद में भारत का इतिहास ज्यादा विस्तृत हो जाता है, ज्यादा डिटेल्ड हो जाता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग उसको लेकर ज्यादा डेवलप हो जाती है। चले आगे बढ़ते हैं।